हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी विज्ञान विषय की है और ये कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। तो आज हम इसमें देखेंगे दोस्तों 8th ग्रेड की वर्कबुक है आपकी, इसके पाठों के अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है ये हम देखेंगे। और आपकी जो बाकी वर्कबुक हैं गणित की, अंग्रेजी की, इन सारी वर्कबुक को मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उनको आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखें। आज इसमें हम विज्ञान में देखते हैं आपका अध्याय नंबर 4 दहन एवं ज्वाला, है ना। तो दहन एवं ज्वाला में हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ सामग्री दी गई है। सबसे पहले आपका जो यहाँ पर दिया गया है ऊपर की पाठ की पूर्व तैयारी, है ना। पाठ पढ़ने के पहले आप क्या तैयारी करेंगे, इसको शिक्षक भी आपको स्कूल में करवाएंगे, वैसे मैं भी करवा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, देखो नीचे दी गई सारणी में उचित क्रम पर स्थान में लिखना है हमें, है ना। पत्ती, रबर का टुकड़ा, लकड़ी, कांच। तो सामग्री, है ना। तो कौन जल्दी जलेगा, कौन जल्दी नहीं जलता, इसको हमको लिखना है यहाँ। तो ये पत्ती है तो ये जल्दी जल जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे जल्दी जलती है। रबर का टुकड़ा भी जल्दी जलेगा, लकड़ी थोड़ी देर बाद जलेगी और कांच भी थोड़ी देर बाद जलेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 है फिर आपका। प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। जैसे यहाँ दिया है CO2 ज्वलनताप, O2, है ना, किलो जूल प्रति किलोग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनको हमें रिक्त स्थान में लिखना है, कौन सा शब्द कहाँ आएगा। तो यहाँ है देखो, दहन के लिए खालिस्तान आवश्यक है, तो यहाँ O2 आ जाएगा। O2 मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन। तो दहन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं, ईंधन के ऊष्मीय मान को खालिस्तान मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें आएगा बच्चों किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किलो जूल प्रति किलोग्राम, इस प्रकार से। तीसरा है आपका, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा ज्वलनताप। तो यहाँ पर आप ज्वलनताप लिखेंगे कि वो ज्वलनताप कहलाता है ना, मतलब कि वह जलने लगता है न्यूनतम ताप पर, मतलब कोई भी वस्तु जलती है उसको हम ज्वलनताप कहते हैं। सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है, तो अग्निशामक सबसे अच्छा CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अग्निशामक मतलब जब आग लग जाती है तो आग बुझाने के काम आता है, क्या आता है, तो वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद ईंधन के अपूर्ण दहन से क्या निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा यहाँ पे, है ना। मतलब जो अच्छे से जल नहीं पाते हैं वहाँ से गैस निकलती, कौन सी गैस है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरे में देखते हैं। दूसरा यहाँ लिखा है, सही विकल्प के आगे सही का निशान हमें लगाना है। पहले में लिखा है, बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। मतलब वो 4 परख नली ले लेता है, उसमें पानी भर लेता है ना, समान पानी। और वह अपनी परख नली को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है, अलग अलग क्षेत्र में रखता है। जैसे आग जल रही है तो किसी परख नली को यहाँ बीच में रख दिया, है ना, किसी को इधर सबसे नीचे रख दिया, किसी को यहाँ सबसे ऊपर रख दिया, है ना। अब अलग अलग क्षेत्र में रखा, जैसे यहाँ परख नली ए को बाह्य क्षेत्र में यानी बाहर रख दिया, परख नली ब को बीच में रख दिया, परख नली सा को अंदर रख दिया, और परख नली द है उसको मध्य और आंतरिक के बीच में रख देता है ना। तो इसमें से पूछा है आपसे कि किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। तो यहाँ लिखना आप कि परख नली अ जो होगा आपका ए नंबर का, है ना। तो परख नली अ में जल्दी उबलेगा, क्यों उबलेगा, क्योंकि जो बाहरी क्षेत्र होता है ना, बाहरी क्षेत्र में ज़्यादा ताप लगता है और बाहरी क्षेत्र में अच्छे से ताप लगता है, तेज़ आंच लगती है, तेज़ ताप लगता है, इसलिए वहाँ पे जल्दी उबल जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ए नंबर इसमें लिखना है। दूसरा है यहाँ पे, निम्न में से किसका ज्वलनताप अधिक होगा। ज्वलनताप किसका अधिक होगा, मतलब जो सबसे पहले क्या जलेगी यहाँ पे, तो सूखी घास सबसे पहले जल जाएगी, है ना। लकड़ी, कोयला और गोबर, इनसे पहले क्या जलेगी, सूखी घास। तो ए नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर में है कि वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन, उष्ण मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो वायु में कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने से क्या क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग तेज होता है वायु में। तो इस प्रकार से बी इसमें आपका सही आंसर होगा बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं चौथा नंबर में, इसमें है विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे नियंत्रित करेंगे हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नियंत्रित करेंगे इसको, है ना। इस प्रकार से आप डी नंबर आएगा आपका आंसर। उसके बाद है पांचवा कि कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। तो यहाँ लिखना आप फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो कम वायु में हवा के संपर्क में आने से जलता है, हवा से, है ना। तो ऐसे आप लिखेंगे पांचवा में।
आगे देखते हैं अब अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर तीसरा है आपका दोस्तों। इसमें पूछा है आपको दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह एवं अदाह पदार्थों की पहचान कर लिखिए। दाह मतलब जो जल जाएंगे और अदाह मतलब जो नहीं जलेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है वह दहन कहलाता है। इस प्रकार से लिखना। अब दाह पदार्थ, तो दाह पदार्थ कौन कौन से हैं आपका? तो लकड़ी है ना, और क्या है? कागज़ है, लकड़ी, कागज़, मिट्टी का तेल और काष्ठ कोयला, ये क्या है? जल जाएंगे, दहन वाले हैं ना। तो दाह पदार्थ में लिखना। अब ये अदाह पदार्थ क्या होंगे? तो यहाँ लोहे की कील अदाह है, नहीं जलेगी। पत्थर का टुकड़ा नहीं जलेगा और कांच नहीं जलेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? अदाह में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। और दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले मैं चैनल पे वीडियोस लेकर के आता हूँ जो आपकी अभ्यास प्रश्नों की वीडियो रहती है ना। अभ्यास प्रश्नों की मतलब जो परीक्षा में आपके आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, उनकी वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ, जिसे पढ़कर आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। पिछले बार भी मैंने ऐसी वीडियो डाला था जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आए थे। तो इस बार भी मैं अभी डालूँगा वार्षिक परीक्षा के पहले, तो वो प्रश्न आपको मिल सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वो वीडियो मैं डालूं आप तक वीडियो पहुंच सके। अब आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको पूछा है दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि दहन के लिए ऑक्सीजन, ज्वलन ताप और दहनशील वस्तु होना आवश्यक है ना। तो ये चीज़ें होंगी जब क्या हो जाएगा? दहन की क्रिया हो सकती है, जलने की क्रिया हो सकती है। आगे 5वां नंबर का प्रश्न है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज़ तथा सूखे कागज़ में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों होगा? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। सूखे कागज़ का ज्वलन ताप गीले कागज़ की अपेक्षा कम होगा, इसीलिए सूखा कागज़ सरलता से आग पकड़ लेगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है प्रश्न नंबर 5 में दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, छठवां प्रश्न आपका है ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की ऊर्जा ऊष्मा व ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। और इसका मात्रक क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये इसका मात्रक है ऊष्मीय मान का। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। 7वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि बंद कमरे में कोयला, सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है, क्यों? क्यों होता है? तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि ईंधन का अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यह बहुत विषैली गैस होती है, इसीलिए बंद कमरे में कोयला, सिगड़ी जलाना खतरनाक होता है। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लघुत्तरी प्रश्न में देखेंगे। 8वां प्रश्न है आपका ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। आदर्श ईंधन वह है जो आसानी से उपलब्ध हो और सस्ता हो और सुगमता से जलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? आदर्श ईंधन कहेंगे। तो इस प्रकार से 8वें में आपको लिखना है। आगे 9वां नंबर का जो प्रश्न है आपका, इसमें लिखा है दहन के लिए विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो कौन कौन से प्रकार हैं दहन के? तो ये दहन के 3 प्रकार हैं। पहला लिख देना तीव्र दहन। तीव्र दहन में एलपीजी आ जाएगा, सीएनजी आ जाएगा और पेट्रोल आ जाएगा, मतलब जो तेजी से जलता है ना, तीव्र एकदम तेज जलता है। उसके बाद स्वतः दहन। स्वतः दहन में आपका फास्फोरस और कोयला आ जाएगा जो खुद ही जल जाते हैं, है ना। फास्फोरस क्या है? हवा के संपर्क में आने से जल जाता है। और कोयला कैसे जलता है? तो ज़्यादा तेज़ धूप है तो वो खुद ही जल जाएगा, या उसमें थोड़ी सी आग लग गई तो वो पूरा धीरे धीरे पूरा जल जाएगा, है ना। फिर विस्फोट में पटाखे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां है, और 10वें प्रश्न में पूछा है विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है ना। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है।
और आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहती है, जैसे यहाँ आग लग गई मान लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने छोड़े तो वो आग को चारों तरफ से ऐसे लपेट लेती है और इससे जो बाहर से ऑक्सीजन का संपर्क इससे टूट जाता है और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो इस प्रकार से आपको 10वें प्रश्न का उत्तर लिखना है। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, अच्छी लग रही है तो भी बताइएगा, क्योंकि इससे मैं और अच्छे से सुधार कर सकता हूँ। तो आपको बताना अवश्य है ना, ज़रूर बताइएगा बच्चों। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 11वां है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है, क्या कारण लिखना है ना, क्यों हानिकारक होता है, कारण लिखेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि लकड़ी का उपयोग करने से बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है जो मनुष्यों के लिए श्वसन में हानि पहुंचाता है, और वृक्ष काटे जाते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है ना। तो इस प्रकार से आपको 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है जिसमें पूछा है आपसे कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, सीएनजी को अच्छा ईंधन इसलिए माना गया है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन कम मात्रा में करती है। सीएनजी अधिक स्वच्छ ईंधन है ना। तो ऐसे आपको 12 नंबर के उत्तर में लिखना है दोस्तों। अब देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, इसमें पूछा है दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ एक क्रियाकलाप बनाए हैं, देखो यहाँ पर ये क्या है, लैंप है, ये मोमबत्ती है और ये एक मोमबत्ती है ना। तो इसको हमने दीवार से चिपका कर रख दिए हैं इस मोमबत्ती को। फिर ये जैसे ये लैंप है, तो ये लैंप के ऊपर अगर हम यहाँ ढक्कन रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बुझ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे है ना, अब इसको हम लिखेंगे। और अगर आपको ये चित्र बनाना है दोस्तों, तो आप अपने विज्ञान की पुस्तक के पेज नंबर 46 में देख सकते हैं और अच्छे से इसे बना भी सकते हैं। अब हम यहाँ लिख देंगे कि हम कांच की 2 चिमनी लेते हैं, है ना। एक चिमनी को लकड़ी के गुटके पर रखते हैं, देखो ये लकड़ी के गुटके पर रखें, एक चिमनी को ऐसे है ना रख दिए हैं, और दूसरी को मेज़ से सटा कर रखते हैं, ये वाली को मेज़ से सटा कर हमने चिपका कर रख दिए हैं। आगे लिख देना कि कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जिस चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रखते हैं वह बुझ जाती है और लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रखी चिमनी जलती रहती है। प्लेट ढकने से वायु उपलब्ध ना होने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। जैसे हमने यहाँ पर ये देखे हैं ना, तो अगर हम इसके ऊपर ऐसे प्लेट ढक देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हवा नहीं मिल पा रही है और ये क्या है, हवा में जलती रहती है। तो इस प्रकार से हमको एक क्रियाकलाप में ऐसे बनाकर हम इसको दर्शा सकते हैं और ऐसे आपको लिखना है दोस्तों इसमें। इसके बाद आगे देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 14 है आपका, निम्न पर टिप्पणी लिखना है आपको। टिप्पणी किस में लिखना है, विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है ना। वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अम्ल वर्षा दिया है, अम्ल वर्षा पे लिखेंगे, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं, है ना। जब बारिश होती है तो नाइट्रोजन, है ना, कौन कौन से, सल्फर, है ना, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो किसमें, जल के साथ मिल जाते हैं, बारिश की बूंदों के साथ मिल जाते हैं और बारिश करवाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी। अब यहाँ पर आपके लिए प्रोजेक्ट 1 है। प्रोजेक्ट 1 में यहाँ पूछा है, बूझो व पहेली घर से, यहाँ लिखा है बूझो और पहेली घर से साला से बूझो व पहेली का घर साला से मतलब स्कूल से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं और ले जाते हैं, वह तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से ले जाते हैं, है ना। बूझो के पिताजी प्रतिदिन मोटरसाइकिल में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, बूझो के जो पिताजी हैं उनको आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को 2 लीटर डीजल लगता है ना, ऐसा बताया है। अब यहाँ पूछा है, अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर तालिका पूर्ण करना है। अब तालिका में भरेंगे हम, यहाँ पर पूछा है आपको कि बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल में, है ना, लीटर में, और पहेली के पिता द्वारा, तो बूझो के पिता के द्वारा 1 सप्ताह में कितना लगेगा, तो एक दिन में कितना लगता है उनको, आधा लीटर। तो 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में कितना लग जाएगा, 3.5 लीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 सही 1/2 लीटर यानी 3.5 लीटर हो गया, है ना। अब इनके पिताजी यानी ये
पहेली के पिताजी, तो एक सप्ताह में पहेली के पिताजी को कितना लगेगा, एक दिन में उनको 2 लीटर लगता है तो 7 दिन में 14 लीटर लग जाएगा, तो ये 14 लीटर लिख दिए हमने, है ना। अब इसके बाद यहाँ पूछा है फरवरी 2023 में, तो फरवरी 2023 में 28 दिन होंगे, कितने दिन होंगे, 28 दिन। अब इनको एक दिन में आधा लीटर लगता है तो 28 दिन में कितना लगेगा, 14 लीटर लगेगा, तो 14 लीटर लिख देंगे हम। और पहेली के पिता को 28 दिन में कितना लगेगा, तो 56 लीटर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दिन में 2 लीटर लगता है ना। तो 28 दिन में कितना लगेगा, तो 2 का गुणा कर दो तुम, गुणा कर दीजिएगा आप, तो कितना आ जाएगा, 56 लीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। अब यहाँ पूछा है दूसरे में, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य कितना है, तो 110 रुपये है, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप 110 रुपये। और यहाँ लिखा है तो पूजो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि पेट्रोल में खर्च होगी। तो एक सप्ताह में कितना पेट्रोल खर्च होता है, 3.5 लीटर यानी 3.5, और मूल्य कितना है, 110 रुपये। तो गुणा कर देंगे हम 110 में 3.5 का दोस्तों, तो 385 रुपये आएगा, है ना। करके देख लीजिएगा आप, 110 ऐसे लिखना, गुणा करना 3.5, अभी दशमलव बाद में भी लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं, जैसे गुणा करते हैं नॉर्मल वैसे करना, पहले 5 का करना तीनों संख्याओं में, फिर 3 का तीनों संख्याओं में, तो ऐसे गुणा करना आप। इसके बाद 3 में है, प्रश्न नंबर 3 में है, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य कितना है, तो 109 रुपये है। तो पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कितनी राशि लगेगी, तो 14 गुणा 109 कर देना आप, तो 1526 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1526। तो इस प्रकार से लिखिएगा। अब यहाँ है चौथा नंबर में है, डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो लिखना हम एलपीजी का या फिर सीएनजी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आपको चौथे में लिखना है। अब यहाँ प्रोजेक्ट नंबर 2 में देखेंगे, तो प्रोजेक्ट नंबर 2 में आपसे पूछा है कि अपने आसपास के 10 घरों में सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, है ना। तो इस प्रकार से लिखना, और यहाँ लिखना कि खाना पकाने के लिए ईंधन लकड़ी, एलपीजी, कोयला और उपले, इनका उपयोग किया जाता है। और प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ईंधन क्या है, कोयला और लकड़ी है ना। एलपीजी से तो नहीं होगा ज़्यादा प्रदूषण, है ना, और उपले से भी नहीं होगा, लेकिन कोयला और लकड़ी क्या होगा, उत्तरदायी होंगे, है ना, इनसे धुआं निकलता है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। ब नंबर में लिखेंगे दोस्तों, ब नंबर में पूछा है, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना, वायु प्रदूषण होता है इससे, जो हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषण से जानलेवा बीमारी जैसे दमा, श्वसन रोग होते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण में होता है और CO2 की कमी होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। तो ये आपका पाठ समाप्त हुआ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगली वीडियो में अगला अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब मन लगा के पढ़ें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी कक्षा में टॉप करें। धन्यवाद दोस्तों।